हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है भोपाल, इंडियाज अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन, और लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। हादसे टेम्पररी इफेक्ट्स डालती है, पर एक प्रकार का हादसा वो होता है जो कि ऐसा इफेक्ट डालता है जो कि हजारों सालों तक इंसान को भुगतना पड़ता है। पूरे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी ये, जिसका अंजाम आज भी भुगता जा रहा है। जितने लोग चेरनोबिल प्लांट के इंसिडेंट के बारे में जानते हैं उनको ये तो पता ही होगा कि उस घटना का इफेक्ट 20,000 सालों तक धरती पर रहेगा, पर ये घटना अपना इफेक्ट भारत के हार्ट पे बहुत समय के लिए छोड़कर चली गई। इफेक्ट तब तक जब तक ये धरती रहेगी। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। इस रात के बाद भोपाल में अगले दिन ऑफ कोर्स सनराइज तो हुआ, बट उस सूरज में कोई चमक नहीं थी, और वो चमक आज तक नहीं लौटी। चमक लोगों के चेहरे की खुशी की, वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की चमक। वो बाद में जाकर इंडिया के वैल्यूएबल यूथ बनते, बट वो बन नहीं पाए वैल्यूएबल यूथ। भोपाल गैस डिजास्टर ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बन के रह गया है, लिटरली घाव, जो कि कभी ठीक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो कि जब दुनिया के सामने आई तब ये हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग ठंडे की उस रात को अपना दिन नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह ही नॉर्मल दिख रहा था, बट उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनके जिंदगी में कयामत आने वाली है। 15 साल पहले मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का सेंटर है, उसका कैपिटल भोपाल, एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, और उस स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी आई। भोपाल के लोगों को उस समय जो एक चीज की हार्डकोर नीड थी वो है नौकरी, क्योंकि उस टाइम जॉब के लिए हर कोई डेस्परेट था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। अक्सर लोग पैसों की लालच में क्या सही है और क्या गलत यही भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के चलते पैसे को ही लोग टॉप प्रायोरिटी देने लगते हैं, और कभी कभी लापरवाही में आकर अपने जान से भी ज्यादा प्रायोरिटी। लोगों को केमिकल्स के बारे में उतना मालूम नहीं था, बस इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं हमें, और ये काम थोड़ा खतरनाक है। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे, और कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी नहीं होगी चलेगा, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया। प्रॉफिट अक्सर कंपनी के ओनर्स को अंधा कर देता है।
कंपनी में टॉप लेवल पर बैठे इंडियन अधिकारी अपने दूसरे इंडियन वर्कर्स की ही वेलफेयर छोड़कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने पैसे बन रहे हैं, उस पर ध्यान देते थे। क्या गलत है और क्या सही है और क्या जरूरी है, ये जानते हुए भी पैसे के लालच में आकर लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC बनाती थी। कंपनी इसी MIC केमिकल का इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स बनाने में करती थी। एंड MIC इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल्स नोन टू मैन। यूनियन कार्बाइड कंपनी इसी MIC का 42 टन से भी ज्यादा का स्टॉक रखती थी अपने टैंक में। 42 टन केमिकल इकट्ठा रखना शहर के लिए कितना खतरनाक है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई और प्रोडक्शन हमेशा तेज रफ्तार से जारी रहे, इसलिए वर्कर्स और पूरे शहर की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया। MIC पानी के साथ बहुत वायोलेंटली रिएक्ट करता है। ये MIC शहर के बीच में एक बॉम्ब की तरह था और ये टाइम बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 के रात 12 बजे के आसपास अचानक से घरों के अंदर लोगों को अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। घर का हर एक सदस्य रैंडमली खांसना शुरू कर दिया। पूरे शहर के जगह जगह के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि भोपाल का सबसे बड़े प्लांट से MIC लीक हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर वो प्लांट से वो गैस 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया। सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया और अपना सब कुछ छोड़ जो घर से दूर भाग रहे थे वो रास्ते में ही मरने लगे। घर और प्लांट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने के मकसद से। कितना डर और दर्द था उस रात वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था और अचानक से लोगों की आंखें गलने लग रही थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफेद रंग में बदल जा रही थी। सुबह के 3-4 बजे के आसपास लोग पास के तालाब के अंदर डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि उनके शरीर को टच किए हुए गैस का इफेक्ट कम हो जाए, पानी से धुल जाए। बट उनको क्या पता था कि वो गैस भोपाल के सारे वाटर बॉडीज को भी तेजाब बना डाला था। थोड़ी ही देर में तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के कमी के चलते अचानक से MIC से भरी टैंक नंबर 610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस MIC से भरे टैंक में जाने लगा। MIC और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरा का पूरा 42 टन MIC में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का प्रेशर आने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इसी रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन MIC एटमॉस्फेयर में स्केप कर गया। MIC शरीर में घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में डेड बॉडीज की कतारें लग गई। अगले सुबह का जो सूरज निकला वो भी शायद कह रहा होगा, क्या हो गया ये भोपाल को। एक रात में वहां के लोगों ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पूरे शहर में लाशें बिखरी पड़ी थी, रेलवे ट्रैक्स पर, तालाबों में, घरों में, जानवरों और इंसानों की लाशों से पूरा भोपाल घिरा हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों ने एक रात में अपना घर खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने जिंदगी को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया जो कि उनके DNA को ब्रेक करके उनके आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को भी डिसेबल्ड जन्म देने वाली थी। 5,20,000 से भी ज्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए। 500,000 लोगों के जीन्स को इफेक्ट किया ये गैस, उनको, उनके आने वाले बच्चों को और उन बच्चों की आगे की पीढ़ी, सब में बीमारी का एक हॉरिफिक एश्योरेंस कर दिया। आज तो है ही, बट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी डिसेबिलिटी का एक चेन क्रिएट कर दिया।
आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो उस गैस के संपर्क में आया। ऑफिशियल आंकड़े ये बताती है कि करीब 3787 लोगों की डेथ हुई, बट वहाँ के लोग अभी भी ये क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज्यादा है। भोपाल के आई विटनेस ये कहते हैं कि पहले 72 घंटों में ही 10,000 से भी ज्यादा लाश पूरे भोपाल में बिछ गई थी। उस घटना के कुछ दिन, महीने और साल बाद तो ऐसी हालत हो गई कि वहाँ के लोग ये कहने लगे कि उस रात जो मारे गए थे वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो है जो बच गए। डिसेबल्ड बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। भोपाल को हमेशा के लिए वो गैस अपने चपेट में ले लिया था उस दिन। उस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है। भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ्स का नंबर बढ़ गया। कोई बच्चा बहरा पैदा होता तो कोई बिना रोशनी के जन्म लेता। आज भी वहाँ के कुछ लोग हॉस्पिटल्स में रेगुलरली जाते हैं उसी गैस के चलते हुई बीमारी या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत को ट्रीट करने। उस घटना के इतने सालों बाद भी भोपाल का वो प्लांट जो कि डिजास्टर का सोर्स था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, और वेस्ट और रस्टेड आयरन आज भी आप वहाँ देख सकते हो। उस घटना के दशकों बाद भी फैक्ट्री से दूर दूर तक ग्राउंड वाटर का कई हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित पाया गया। इसलिए हैंड पंप्स और मोटर्स के थ्रू सिर्फ कुछ घरों में ही साफ पानी निकलता है। ज्यादातर घरों में वही पानी निकलता है जो कि दिखता तो साफ है, बट उसमें आज भी कई एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि 3 दिसंबर 1984 के रात को पूरे शहर में मौजूद हर एक चीज को टच कर गया था। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वैरेन एंडरसन 24 फरवरी 1989 को इंडिया को $470 मिलियन यानी उस समय के 700 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिए नुकसान के भरपाई के तौर पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ 700 करोड़ रुपए से उनके डीएनए को रिपेयर किया जा सकता है? अगले न जाने कितने पीढ़ियों के बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर, ये सब जो चीजें हैं उनको ठीक किया जा सकता है? नहीं हो सकता। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। काश मैं आपको इस वीडियो का एक हैप्पी एंडिंग दे पाता, बट मेरे पास नहीं है हैप्पी एंडिंग। लालच दुनिया को खत्म करता आया है, कर रहा है और खत्म करता रहेगा। लालच से जन्मी इच्छाएं समुद्र के पानी की तरह होती है, कितना भी पी लो प्यास नहीं बुझने वाला। और आखिर में इंसान प्यास के मारे समुद्र का पानी इतने मात्रा में पी लेता है कि प्यास तो बुझती नहीं, बट उसकी मौत हो जाती है। किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। फ्रेंड्स, मैं तो वीडियो देख ही नहीं पाई, मेरे में हिम्मत नहीं थी एक स्टेज के बाद और देखने की। तो मुझे मतलब थोड़ा सा मैंने सुना जहाँ पे वो पार्ट की शायद कोई किसी ने पैसे दिए, अब मैंने सुना ही नहीं, मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ सुनने की या देखने की। तो जहाँ तक मुझे लगता है पैसे से जान की कीमत जिसने लगाई है ना, उसको तो फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए थी। एक तो तुमने गलती की, ऊपर से पैसों से इतनी दर्दनाक मौत, पूरे मतलब उन्होंने जेनरेशंस टू जेनरेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और तुम सोच लो कि एक पैसा जो है वो उसको सब ठीक कर देगा। बिल्कुल गलत था। अब मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जब ये हुआ था तब हम छोटे थे, और जब ये न्यूज़ में आया था तो पेरेंट्स से बात वो एक दूसरे से करे तो कह रहे थे कि यहाँ दिल्ली तक भी असर होगा, उतना नहीं पर कुछ ना कुछ एयर में तो होगा ही। तो मुझे इतना याद है, पर छोटे थे तब हमने सीरियसनेस और प्रॉब्लम नहीं समझी थी, पर इतना ज़रूर सुनने में आया था। पेरेंट्स जब अब अलग से बात करते थे कि बहुत डेथ्स हो रही हैं, और मतलब ऐसे पता चला, लग रहा था उनकी बातों से कि कुछ भयानक हुआ है। तो
मुझे पता नहीं कि क्या इन लोगों को जस्टिस मिली, जिसकी ये कंपनी है उनको तो पूरा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए थी। जो जो कल्प्रिट है उनको तो मैं कहूंगी इट इज इक्वल टू मर्डरिंग समवन, तो उनको तो हैंग कर देना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं तुम सोचो भी मत कि तुम करोगे, कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुमको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इतनी डेथ्स भी नहीं कहो, इतने मर्डर्स थे ये, तो मुझसे तो देखा ही नहीं गया। राइट। सो इसमें क्या होता है, पहले बात ये समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी जो है मतलब भोपाल वाले लोग चाहते थे या इंडिया चाहती थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, एक कंपनी आई है, उसने इंस्टॉल किया है, वो पेस्टिसाइड बना रही है, और उन्होंने लीगली जो है इन सारी कंपनीज़ में उनके बहुत बड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अगर ये एक्सीडेंट हो जाए या वो एक्सीडेंट हो जाए तो ये कार्रवाई होगी। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर यही हादसा यूरोप में हुआ होता या अमेरिका में हुआ होता तो अभी तक ये कंपनी नहीं बचती। ठीक है, अभी बची भी है। हाँ, अभी बची हुई है। तो अगर ये कंपनी का हादसा जो है यूरोप में हुआ होता या अमेरिका में हुआ होता तो अब ये कंपनी जो है जिंदा नहीं रही होती। मगर दुख की बात यह है कि मेरे ख्याल से ये कंपनी अभी भी जिंदा है। पहली बात तो ये है। दूसरा जो था, उस वक्त इंडिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त एक्शन ले सके कि कंपनी कोई ख़त्म करवा दे कि तुमने इतना बड़ा डिज़ास्टर किया है तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता इस कंपनी को चलाने का, तुम शट डाउन करो। अब एक बात था, ये कंपनी जब आई थी तो इसका मेरे ख्याल से शेयर 51% था और इंडिया का शेयर 49% था। बताइए, इंडिया का बहुत ज़्यादा शेयर था। इसका मतलब तो इसका मतलब जो भी वहाँ काम हो रहे थे 50% इंडिया कंट्रोल करता था। तो जो भी ग्रीड की बात आ रही है, इन्होंने भी कहा था जो इंडियन ऑफिशियल्स थे वो भी ग्रीडी थे कि इंडियन ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो भी हम इतना खतरनाक काम कर रहे हैं क्या हमारे लोग सुरक्षित हैं, नहीं है। आपने ना अपनी सिटी को सुरक्षित किया, ना अपने लोगों को सुरक्षित किया, और जो लोग ये थे वो भी ऑफ कोर्स भोपाल में ही रह के अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो उनको क्या हुआ, उनको भी आंच आई, उनकी फैमिली को भी आंच आई जनरेशंस टू कम के लिए। मतलब ग्रीड ने उनको भी खत्म किया, लोगों को भी खत्म किया, और साथ में इंडिया उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो यूनियन कार्बाइड को खत्म कर पाए। ठीक है, अगर यही बात कहीं और हुई होती तो आप बताइए अभी तक वो कंपनी बचती नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि ये खाली बचती नहीं, उनके सारे सीनियर ऑफिशियल्स को जेल या कोई ना कोई पनिशमेंट भी मिली। वो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कोई इंटेंशनल नहीं है, किसी ने जानबूझ के काम। दो लीगल चीजों में आपको बहुत ध्यान से लीगैलिटी देखनी चाहिए। एक होता है एक्सीडेंट कि किसी ने चाहा नहीं था, हो गया। एक होता है इंटेंशनली, जब इंटेंशनली कोई करता है वो जाता है जेल में मरने के लिए क्योंकि उसने जानबूझ के किया है। अभी जानबूझ के तो किसी ने किया नहीं, फुल प्रिकॉशंस ही नहीं लिए हुए। तो आपने जो वो लिया गैस रखी है वो करेक्ट क्वांटिटी, कोई वो होने चाहिए, तो इसीलिए इतनी क्वांटिटी से ज्यादा अनसेफ नहीं होना चाहिए। आपके ये प्रिकॉशंस होने चाहिए। आपको हर मंथ या हर कुछ पीरियड के बीच में चेकिंग करनी चाहिए अपने हर एक इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अगर आप वो कोई रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होने चाहिए जो फॉलो हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो उसमें एक नेग्लिजेंस वाली बात होती है, मगर उस नेग्लिजेंस से इतना नहीं होता। नेग्लिजेंस जो है, नेग्लिजेंस में अगर इतना तुम करोगे तो कोई फैक्ट्री चलाएगा ही नहीं। मत चलाओ, जहाँ पे इतना डेंजर है वो हमें चाहिए भी नहीं। और अगर फैक्ट्री नहीं चलेंगी तो पूरे वर्ल्ड में कहीं फैक्ट्री नहीं चलेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होगा, कोई ह्यूमन सोसाइटी। तो फिर ऐसी जगह खोलो ना जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं। आप दूर तो कुछ हो भी जाए तो लोगों जो है उनके ऊपर नहीं इफेक्ट हो। तो ये एक रूल होता है कि अगर आपकी जो फैक्ट्री है बहुत ही लीथल चीजें क्रिएट करती है तो वो सिटी में नहीं होनी चाहिए, सिटी से बाहर होनी चाहिए। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी, वो सिटी के अंदर ही आती हैं इंडस्ट्रीज। लोग जो होते हैं, अमेरिका में भी देखिए, लोग काम करते हैं सिटी में और ज़रा थोड़ा सा चल के जाते हैं और मिलों में काम करते हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई तो सोसाइटी ने बोला कि सारी इंडस्ट्री जो है आसपास
शटडाउन होंगी, आप अपनी नई फैक्ट्रीज खोलिए दूर, ठीक है। अब ये जितने भी लोग हैं जो फैक्ट्रीज को ओन करते हैं वो सबसे अमीर होते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं वो पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो ना हो। तो इसके लिए बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल हुआ था। हर 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 ह्यूमन सोसाइटी में यही होता है, जो अमीर आदमी होता है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है पॉलिटिशियंस को। तो यहाँ पर भी वो हुआ था, बड़ी लड़ाई चली, बड़ी इवेंचुअली बहुत समय बाद फाइनली जो इंडस्ट्रीज हैं जब पुरानी हो गई तो उन्होंने बंद कर दी, शटडाउन, और बाहर फैक्ट्रीज कर दी। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टिगेशन मुझे पता नहीं हुआ क्या पहले सो मैं क्लियर कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ, मगर आप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता करना चाहिए किसकी नेग्लिजेंस थी। क्या तुमने कोई नेग्लिजेंस थी, किसी ने कुछ करना था किया नहीं, क्या टैंक रिप्लेस होने चाहिए थे हुए नहीं, कोई रात को किसी की शिफ्ट थी जिसने चेक करना था किया नहीं, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल था या कौन बंदे रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया और उसके बाद ये सब हो गया, या प्रोटोकॉल था ही नहीं। ये बात है, तो प्रोटोकॉल था ही नहीं, कोई रूल्स नहीं थे, या था रूल्स थे मगर किसी ने फॉलो नहीं किए, कोई ग्रेडी बनता चला गया, उसने रूल तोड़ता चला गया प्रॉफिट के लिए, तो उस हिसाब से उन लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, ठीक है। मगर और फिर आपको देखना चाहिए किस ने ये अलाउ की इतनी लीथल फैक्ट्री को जो पैसे बनाते इन द सिटी, तुम सिटी के बाहर बना देते भाई, लोग चले जाते। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है इंसान को सोचने को मजबूर करती है कि पहली बात फैक्ट्री सिटी के अंदर क्यों आई, नंबर 2 इतनी लीथल फैक्ट्री थी तो लीथल फैक्ट्री तुम क्यों लेते, कोई और फैक्ट्री लगा लेते जो थोड़ी शांति होती, इतनी तुमने लीथल फैक्ट्री को क्यों अप्रूव किया, सिटी के अंदर क्यों अप्रूव किया, कौन से लोग थे जिन्होंने नेग्लिजेंस किया, और इवेंचुअली चाहे जो भी ओनर है अगर उसने इतना डैमेज कर दिया तो उस ओनर को फोर्स करना चाहिए था कि फैक्ट्री शट डाउन हो जाए और वो जो है पैकअप करे और कुछ और करें। हाँ, यहां तो हो गई पैकअप, वो ठीक है, मगर मैं बात कर रहा हूं जो पेरेंट कंपनी की, वो अभी तक जिंदा क्यों है। ऑफ कोर्स मुझे पूरे डिटेल्स नहीं पता, लीगल फाइट हुई होगी बहुत बड़ी, और लीगल फाइट में जो कॉम्पनसेशन उन्होंने लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि इतना इतना बनता है वो दे के गए हैं, ठीक है। मगर जब इतना पैसा मिला था, जितना में मिलियन, उसका क्या किया, उसके बाद आपने फैक्ट्री को पूरा क्लोज डाउन क्यों नहीं किया, सारी चीजों को डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया, तो वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना पैसा गया कहां, आपने फैमिलीज को कंपेंसेट किया क्या, गुड, मगर आप ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो आप नहीं कर सकते कि आपने फैक्ट्री को प्रॉपर्ली शट डाउन किया, कि आपने एनवायरनमेंट को ठीक किया, मुझे नहीं पता, तो ये इसमें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। मगर इसमें एक बात डेफिनेटली थी जो मेरे को एक लग रही है, वो यही थी कि अगर ये हादसा किसी और यूरोप में हुआ होता या कहीं और हुआ होता तो मुझे लगता नहीं है ये कंपनी आज तक बची होती, बचनी चाहिए भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो मॉरली इनकरेक्ट है अगर ये कंपनी अभी भी चल रही है, जितना उसने चाहे कुछ भी उन्होंने डिफेंड किया हो कि हमारी गलती नहीं थी, किसी की भी गलती थी, चाहे किसी ने भी, आपके एम्प्लॉय ने ही गलती की होगी, आपके एम्प्लॉय ने गलती की, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, आपके एम्प्लॉय ने गलती की है। अगर इतनी गलती आपकी कंपनी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है और इतने लोगों की जान हुई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब बंद करिए और आगे जाइए। अब चक्कर ये होता है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं फॉरेन बेस्ड हैं, मेरे ख्याल से अमेरिकन बेस्ड थी इस केस में। अगर ये कंपनी जो है फॉरेन बेस्ड है तो अब लॉ जो है उन्होंने पूरे लीगल टर्म्स लिखे होते हैं कि लॉ जो होता है अल्टीमेटली ये लॉ हमारे होंगे, ये लॉ, तो उसमें काफी घपला होता है। और इससे पता चलता है लोगों को कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, फॉरेन कंपनी को बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस कंट्री में वो है, इस केस में अमेरिका में, वो कंट्री बोलेगी कि देखो हम तुम्हें डैमेजेस दे देंगे मगर हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को क्यों कम करें, राइट। तो बहुत इससे ये लर्निंग होती है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सोच समझ के अलाउ करनी चाहिए। अगर सारी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे तो आपकी कंट्री डूब जाएगी, जो डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए या जिससे डेथ वो नहीं करनी, ये आपको देखना पड़ेगा आप क्या अलाउ करते हैं अपनी कंट्री में। कोई पेस्टिसाइड, अगर मान लीजिए पेस्टिसाइड बन रहे थे, क्या ये पेस्टिसाइड बन के एक्सपोर्ट हो रहे थे, तब गलत बात थी कि मतलब तुम इतने जोखिम काम हमारी कंट्री में बना के एक्सपोर्ट करोगे, नहीं। अगर तुम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करे तो बात अलग है कि हर कंट्री को पेस्टिसाइड चाहिए। कि अगर डोमेस्टिक के लिए भी था तो एक प्लांट बनाने की जगह छोटे छोटे प्लांट्स जिसमें कम अमाउंट की मशीन जो, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो तो उससे
इतना बिग जो हुआ है नुकसान, डेथ्स हुई है, वो ना हो, उस हिसाब से देखना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो भी ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो फिर भी सेफ रहे। हाँ, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटियां होती हैं। बिजनेसमैन देखते हैं अपने प्रॉफिट के बारे में। तो बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट देखता है तो मैं कहूंगी जिन्होंने ये किया है, पता नहीं उनको नींद कैसे आती है। नहीं, वो तो मनमुरा गए मेरे ख्याल से। तो उनको भी ऊपर जाके इसका आंसर देना ही पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ये समझ रहे होंगे इतना गंदा काम करके पैसा कमा के क्या करोगे। नहीं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपका आपके एम्प्लॉई से कोई गलती होती है, इवेंचुअली एंड ऑफ द डे आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपकी कंपनी थी। ऑफ कोर्स आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास लॉज हैं, ये है वो है, बट आपको खुद ही लगेगा यार मेरी कंपनी ने गलत कर दिया। प्लस जब आप ये ऑफर दे रहे थे किसी और कंट्री में, तो आपको नहीं पता था कि इतनी लीथल चीज बना रहे हैं, आप सिटी के अंदर बनाएंगे। वो तो बहुत बड़ी आप इतना बोल सकते हैं फिर, क्योंकि लोग प्रॉफिट देख रहे होते हैं, क्योंकि वो ये कह सकते थे अच्छा हम 1 घंटा दूर पर आएंगे, फिर लोग कौन जाएंगे 1 घंटा, मत बनाओ तुमको फिर इतना। तो ये मतलब बात तो यही तो है ना। ये ऐसा थोड़ा ना था किसी ने फोर्स किया आपके ऊपर कि हम फोर्स कर रहे हैं। वो तो दोनों तरफ से ग्रीडी लोग होते हैं। एक ग्रीडी कि आइए सिटी में बनाइए, राइट, फिर उनको पता नहीं कि कितनी लीथल है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है। एक तो बंदा जो बना रहा है, दूसरा जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर कि हाँ भी आपकी सिटी में बना रहे हैं। अरे भैया इतनी लीथल थी तो आपने सिटी में क्यों बनवाई? गलती है। तो उनका ये होगा अच्छा आधा घंटा दूर बनाते, ठीक है लोग चले जाएंगे आधा घंटा भैया, बट एटलीस्ट सिटी में तो लॉस नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, इतनी लीथल चीज आप बना रहे हैं, क्या आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पेस्टिसाइड बना रहे हैं तो बात अलग है। अगर एक्सपोर्ट करें तो क्यों भाई, हमारी धरती बनी थी तो वह खराब करने के लिए, राइट। तो काफी बातें सोचनी पड़ती हैं इसमें। और ऑफ कोर्स जो है, अब जो डैमेज हो गया इरिवर्सिबल है, और मगर ये जो है आपको प्रोसेस और पॉलिसी से ये सब चीजें टैकल करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप प्रोसेस से नहीं करते कोई न्यूक्लियर प्लांट फिर बनेगा ही नहीं किसी जिंदगी में कहीं पर भी, राइट। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि बहुत ही सोच विचार से इंसान को बनाना पड़ेगा। जैसे जापान में जो न्यूक्लियर लीक्स हुए हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो यही सोच रहे हैं क्या करें, कितनी दूर बनाएं, उनका तो आइलैंड है, कहाँ बनाएंगे। तो मतलब काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है। फाइनली यही है कि आप टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, मगर बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को कि ह्यूमन बींग्स का लॉस ना हो। यस फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में ऐसी चीज बन रही है तो अगर गलत हो रहा है तो आवाज उठाई जाए, किसी ना किसी को तो उठानी चाहिए। अगर कोई होता उस टाइम आवाज उठाने वाला और ये फैक्ट्री ना बनी होती, मैं तो ये सोचती हूँ, तो इतने लोगों की डेथ्स, और जिस तरह से दिखा रहे थे, ओ माय गॉड, आप पिक्चर देख के, आपको फोटोज देख के आपका दिल बैठ जाता है, आप डर जाते हो, कांपने लग जाते हो। तो वो सब नहीं हुआ होता। बहुत ही सैड, बहुत ही गलत हुआ है, मैं तो ये कहूंगी। तो वीडियो ने सच्ची में डिप्रेस कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।